तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के वैसे महत्वपूर्ण सवाल, वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो हर बार हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाई, आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो 10th का, इसलिए आप लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं होता है कि कौन सा सवाल पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे सवाल जो हर साल पूछा जाता है, मतलब रिपीट कर करके वो सवाल पूछे जाते हैं। वैसे सवाल से आपको हम आज रूबरू कराएंगे, ठीक है। और साथ ही हम आपको अंत में बताएंगे जो आज हम बता रहे हैं उसका PDF नोट्स किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल देखेंगे 5 सवाल, और 5 सवाल में लगभग आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, और 10 से 15 मिनट आपका खराब नहीं जाएगा, मतलब टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग का सही टाइम होगा और सही 10 से 15 मिनट में आप लोग जो है अच्छे नंबर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वो 5 प्रश्न कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लॉलीपॉप है। ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, और ये सवाल का पूछने का तरीका हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, और इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि लोहे की वस्तु पर जंग क्यों लगते हैं। बस आप लोग को यही आंसर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि लोहे की वस्तु या आपका मान लीजिए पुराना सा कोई साइकिल होगा, आप उसे बाहर छोड़ देते हैं, 10 दिन में उस पर जो है धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगता है, एक परत बैठ जाता है, और उससे क्या होता है, वो साइकिल जो है कमज़ोर हो जाता है, वो लोहे का जो पार्ट होता है कमज़ोर हो जाते हैं। और देखते होंगे कंपनी जो है जब भी आपको साइकिल प्रोवाइड करती है उस पर पेंट करके देती है, क्योंकि पेंट करने के बाद इस परत पे नहीं जो है परत पर जो है जंग नहीं पकड़ेगा, उस पेंट के ऊपर आएगा, ठीक है। इसलिए तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से और समझ लेते हैं, ठीक है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, अंदर चला जाता है, और तथा वह वायु के साथ सीधा संपर्क में नहीं आता है। इस पे जंग लगता है, वायु का जो है वायु के संपर्क में आता है, उसके ऊपर एक परत बैठ जाता है जिसके वजह से जंग लग जाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा लेते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, इसे तो मिस ही नहीं करना, ठीक है। मैं आपको सारा बात क्लियर करता हूँ। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें और इसका उपयोग भी बतावें। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसका उपयोग भी बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और उसका उपयोग बिल्कुल समझिएगा, आप लोग को याद होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होते हैं उसका सबसे पहले उसका आणविक सूत्र समझ लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट। और इसका आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है, ठीक है। CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है, ये याद रखना है। CaSO4 हाफ H2O, इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसका हम लोग उपयोग को भी जान लेते हैं। तो भाई, मैं आपको इसका उपयोग बताता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रख लीजिए, मूर्ति देखे होंगे, बहुत सारे मूर्ति जो होते हैं जो गिफ्ट वगैरह करते हैं, वैसे छोटे छोटे मूर्ति ज़्यादातर बनते हैं, और बड़े मूर्ति भी बनाया जाता है। खिलौना सिरेमिक बर्तन बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। सबसे बड़ी बात, सजावटी में के सामान में, जैसे सजावटी की सामान हो गया, मूर्तियां आदि बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अभी नहीं हुआ है, अस्पताल में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये तो बात आप लोग के सामने की बात है, देखे होंगे किसी मित्र का आदि या किसी भाई का आदि हाथ टूट जाता है तो उसके ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाता हूँ, जो बैंडेज वगैरह करता है, उसके बाद व्हाइट वाला जो देता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए दिया जाता है, ये जो है जम जाता है। मान लिया जाए इस तरह से हड्डी है और हड्डी के इसके ऊपर लेप बना के चढ़ा दिया जाए तो ये हड्डी को इधर उधर नहीं होने देता है, ये एक तरह से सीमेंट का काम करता है, ठीक है। ये जंग यहाँ पे जंग कर लेता है।
बिल्कुल क्लियर हो गया। साथ ही आप लोग ये देख लीजिए, भवन जो होते हैं, मंदिर जो होते हैं, उस पे नए नए डिज़ाइन, अलग अलग के डिज़ाइन बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो भवनों की दीवार और छतों के समतल करने का डिज़ाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आप लोग मेरे बात से सुनते रहिए। ठीक है, चलिए। प्रयोगशाला में गैसों को रिसाव इसी से रोका जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में जो है गैसों का जो रिसाव होता है इसी से रोका जाता है। किससे रोका जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये सारे सवाल पूछे जाते भाई, बिल्कुल देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको हर बात मैं आपको समझाता हूँ। आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न हम आपको समझाते हैं। तीसरा प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप प्रश्न है और लॉन्ग में ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी बता दूं। ठीक है, चलिए। मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का वर्णन करें। आपको इस तरह का पिक्चर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। ये देख लीजिए, इस तरह से इधर बना दिए, इधर बना दिए और इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर लेना है, बस इतना करना है। और आ जाइए, मनुष्य के जो उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। तो कैसे याद रखना समझते चलिए। विक्र, जो मनुष्य के ये अंदर जो विक्र होता है, ये हो रहा विक्र, विक्र सिरा है, और दोनों साइड होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। ठीक है, विक्र एवं उनके अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है। उसी को मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है। विक्र जो है उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। और विक्र जो होता है, ये विक्र जो है, ये वाला पार्ट, ये विक्र जो है मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित तंत्र हैं। ठीक है, जो केवल उत्सर्जी पदार्थों का उपयोगी पदार्थों से छनकर अलग कर देता है। और विक्र भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? याद रखना, भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का। और किस आकार का होता है? सेम के जो है, सेम का बीज जो है उसके आकार का होता है। क्लियर है? उसकी संरचना इस प्रकार होते हैं, सेम के बीज की आकार की संरचना होता है। आगे आते हैं, आगे समझिए। जो कि उदर गुहा में केसुरुक दंड के दोनों तरफ होता है। केसुरुक के दंड के दोनों तरफ होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर भी है और इधर साइड भी है, बिल्कुल समझिए। प्रत्येक विक्र लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है विक्र। 6 सेंटीमीटर आप माप सकते हैं। और तथा 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यही सब चीज़ लिखना है, छोटा छोटा बात आप लोग को लिखना क्वेश्चन में, समझे? आगे चलिए। यकृत की वजह से दाईं विक्र का बाहरी किनारा घसा होता है। अब किसके वजह से होता है? यकृत की वजह से दाईं विक्र की जो है बाहरी किनारा जो है घसा होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और इसमें से मूत्र निकलता है, मतलब पेशाब निकलता है। ठीक है, मूत्र नालिका जाकर एक पेशीय थैली होता है। मूत्र नालिका में जाने के बाद एक पेशीय थैली जैसी संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका, ये बाएं विक्र की धमनी हो गया, और ये वाला साइड, ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, ये विक्र सिरा हो गया। और ये जो इधर वाला है, ये वाला पार्ट, ये महाधमनी हो गया। और ये वाला पार्ट हो गया मूत्रवाहिनी। और वाहिनी से मूत्र यहाँ आते हैं, यहाँ मूत्राशय में, ये वाला पार्ट में, ये गोल साइज का यहाँ दिख रहा है, मूत्राशय में आते हैं और उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा ये निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, दोनों में पूछे जाते हैं। और इसका आप लोग जो है, इससे समझ लीजिए, ये 5 गो जो हम लिखे हैं, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 का आना तय है, 100%, इसमें गारंटी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख के ले लो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNH CO3। ठीक है, यहाँ पे धोने का सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या पढ़ेंगे? धोने का सोडा Na2CO3। बेकिंग सोडा का याद हुआ? उसी तरह से Na2CO3 इंटू 10H2O, इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे ग्लेवर लवण Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, अब यहाँ पे नीला थोथा जो होता है, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O।
ये इसी तरह से याद रखना है। और ये रहा जिप्सम। जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनते हैं, जिप्सम को पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये आप इसे याद ही कर लें तो बेटर होगा। आप अभी नोट कर लीजिए इसको और इसको याद कर लीजिए, यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न के, और हम आपको बताते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। 5वां नंबर सवाल जो हमने लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, इस तरह से पूछ दे, या अथवा करके, या इस तरह से पूछा जा सकता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ये तीनों सवाल का जवाब आपको इसी के साथ हम दे देते हैं। ठीक है, देखिए जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का किरण पुंज, यहाँ पे छूट गया है, किरण पुंज गुजरा जाए तो यह 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह से, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हो गया। और इन 7 रंगों का जैसे हो गया बैगनी, इंग्लिश में वायलेट बोला जाता है, हल्का नीला, ब्लू, हरा, पीला, संतरी जिसको ऑरेंज कलर बोलते हैं, और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित प्राप्त होता है। ये सभी रंग जो होते हैं, ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ता है। अलग अलग कोण पर कैसे मुड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे नोट करना, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, क्या लाल रंग का जो है, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, और सबसे अधिक बैगनी मुड़ता है। सबसे अधिक कौन मुड़ता है, बैगनी मुड़ता है। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का, लाल रंग का। जो टावर वगैरह आप देखते हैं ना, लाल रंग का बल्ब जलता होगा इसीलिए। ठीक है, क्योंकि उसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बहुत दूर तक वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आइए प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का विक्षेपण किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। अब आता है बात कलर याद करने का, वो भी हम आपको बताते। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब कांच की प्रिज्म से होकर, ये कांच की एक प्रिज्म है, कांच से होकर प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे इससे भी याद रख सकते हैं रॉय जी बीबी, ये सभी कलर का नाम हो गया। और आप इधर से भी इसको इस तरह से VIBGYOR, इस तरह से इस रंग का नाम याद रख सकते हैं। अब ये चीज़ हम आपको आज की इस वीडियो में 5 प्रश्न समझा ही दिए, बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई किसी को डॉट नहीं हुआ होगा। अब आता है सर ये जो आपने पढ़ाया ये नोट्स हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो नोट्स मिलने का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप यदि चेक करेंगे वहाँ पे व्हाट्सअप का एक ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मैसेज करेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट नोट्स सर। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ। और दूसरी बात, ग्रुप में बहुत सारे जुड़े हुए हैं सभी जगह के लड़के, और साथ ही हम यहाँ पे नंबर भी नोट करवा देते हैं। इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नंबर है, इससे व्हाट्सअप करके आप पर्सनली, ज़्यादा तो हम पर्सनली नहीं दे सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे किसी को दे दें। ज़्यादातर ग्रुप में बच्चे जुड़ जाएं तो बेटर होगा, अलग अलग करने में हमें भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।